जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पेपर सॉल्व करने लगे हैं। मई जून 21 पेपर 2-3। मई जून 21 ये थ्योरी का पेपर है। पेपर 2-3 सॉल्व करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। all the answers in the spaces provide answer all the question in the spaces provided। ओके, हमें पता है यार। a property of a vector quantity that is not the property of scalar quantity is direction. For example, velocity has direction but speed doesn't. State two other scalar quantities and two other vector quantities। ठीक है जी। तो एक स्केलर क्वांटिटी बता दें, इसके अलावा स्पीड के अलावा आप डिस्टेंस बता दें, वॉल्यूम बता दें, डेंसिटी बता दें, चार्ज बता दें, कुछ भी कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं? एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, आप नाम लिख देंगे प्लीज। उसके बाद स्टेट प्रॉपर्टीज दैट आर पोजेस्ड बाय बोथ स्केलर। स्टेट टू प्रॉपर्टी that are possessed by both scalar and vector physical quantities। they both have unit और क्या होता है? two properties that possessed by the scalar and they have magnitude, they both have magnitude, they both have unit। दोनों की मैग्नीट्यूड होती है और दोनों की यूनिट होती है। नेक्स्ट, a ship at sea is traveling with the velocity v of 13 meter per second in the direction 35 degree to east। यह नजर आ रही है 35 डिग्री टू ईस्ट जा रही है, ठीक है। 35 degree east of north in still water। okay, in still water determine the magnitudes of the component of velocity in north and in east direction। अपने velocity के component बनाने हैं। तो बेटा velocity का एक component बन जाएगा यहाँ पे u ऊपर को and one component will be along this। तो ये क्या हो जाएगा? 13 cos 35, 13 cos 35 और ये component हो जाएगा 13 sin 35। component बन गया। determine the magnitude of this component in the north and इनकी magnitude भी चाहिए। 13 cos 35 की magnitude देखनी है, 13 sin 35 की magnitude देखनी है। ठीक है जी। तो कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। ये आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, एक आ गया 11 मीटर पर सेकेंड, इसके साथ ही लिख देता हूँ। ये आ रहा है 11 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और दूसरा आ रहा है ईस्ट कंपोनेंट आ रहा है 7.5। इसको कैलकुलेटर पे चेक करें। 7.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, the ship now experiences a tidal current। the water in the sea moves with a velocity of 2.7 to west। okay, वेस्ट की तरफ जाने लग गया है। ये ऊपर को नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ था और ये इधर को वेस्ट है, वेस्ट, और ये ईस्ट है ना, साउथ है। क्या कह रहे हैं? वाटर करंट इधर को फ्लो कर रहा है, इस तरफ को फ्लो कर रहा है विद स्पीड ऑफ 2.7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी component of ship in the east direction। calculate the resultant velocity of the component on east direction। अच्छा, अब हमें पता है कि जो शिप जा रही थी उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इट वाज 7.5। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मीन ईस्ट की तरफ, हॉरिजॉन्टल नहीं कहना चाहिए, टुवर्ड ईस्ट। उसका जो ईस्ट की तरफ कंपोनेंट था वो था 7.5। अब 7.5 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें 2.7, तो 17 15 में से क्या 8 पॉइंट आ गया और 6 में से 2 गया 4। इट विल बी 4.8 मीटर पर सेकेंड। चेक करने दो मार्किंग स्कीम में। इट विल बी 4.8 मीटर पर सेकेंड रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अच्छा, यूज योर आंसर्स टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द शिप। अब जो शिप की वेलोसिटी है टुवर्ड ईस्ट कितनी है? टुवर्ड ईस्ट उसका रिजल्टेंट कितना है?
4.8 meter per second, and towards north it was 11 meter per second. 11 meter per second. Now this is start point, this is end point. Resultant velocity will be this. This is resultant velocity. Resultant velocity को RV लिख दिया. तो ये 90 का एंगल है ना, is right angle. So we'll use Pythagoras theorem. So resultant square is equal to 11 का square plus 4.8 square. When you solve it, 11 का square 4.8, then you take the under root, you get 12 meter per second. The resultant velocity is 12 meter per second. अच्छा, और एंगल भी निकालना है. रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो उसका एंगल भी चाहिए होगा. Angle with north. Use your answer to determine the angle between north and resultant velocity. Okay, north here direction है ना. If you draw the north here, मैं color change कर रहा हूँ. ये north है ना. We need this angle. तो पहले आप ये अंदर वाला एंगल निकाल लें, एंगल x, और फिर दूसरा एंगल आ जाएगा. और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. एक ही बात है, ऑल्टरनेट एंगल है ना. ये एक ही बात है, आप ये भी निकाल सकते हैं. तो वी कैन फाइंड दिस एंगल इज एंगल विद नॉर्थ. तो मैं ये एंगल निकाल रहा हूँ. तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा? tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 11, एंड इसका इनवर्स ले लेंगे. यार है 24 डिग्रीज. ये जो एंगल आ रहा है 24, बेटा इसको, दिस कैलकुलेशन शुड बी डन हियर, यहाँ पे करनी थी. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Define acceleration. What is acceleration? It is rate of change of velocity. B part, a stone falls from the top of the cliff. Figure 2.1 shows the variation with time t of the velocity of the stone. You are provided with a velocity time graph. Explain with the reference of the forces acting on the stone the shape of the curve. You have to explain the shape of the curve. Initially, the velocity is increasing. You know, here the gradient is maximum. Then gradient or the slope is equal to acceleration. Okay? Acceleration is proportional to force. So you have to explain the shape. What has happened? A stone falling from a cliff. And you have to explain the shape of the curve. You know, initially the stone was here. Initial velocity was 0. When it was at rest, only one force acts on it, that is weight. Weight is acting. The air friction, air resistance is 0. When velocity is 0, air resistance is 0. So weight, suppose weight is 10 Newton. So it will stay constant throughout the motion. Here the weight is again 10 Newton. Now it is moving, it is falling down, it is moving. The weight will be still 10 Newton. Weight stays constant throughout the motion. Weight stays constant throughout the motion. Achha, what is happening to air resistance? You know, air resistance increases with speed. Here the air resistance was 0. Then here air resistance is supposed 2 Newtons. Air resistance, I'm writing with the red color. Now the air resistance becomes 4 Newtons. Here the air resistance becomes maybe 10 Newtons. Okay, now what is happening to resultant force? Resultant force, you know, what is resultant force? Forward minus backward. I should use a different color. So resultant force. So resultant force here initially, W minus 0, 10 Newton. Here, what is the resultant force? What is the resultant force? 10 minus 2, 8 Newtons. What is resultant force here? 10 minus 4, resultant force. 10 minus 4, what is happening? 6 Newtons. And what is the resultant force here? Resultant force is 10 minus 0, 10 minus 10, 0 Newton. So what is happening? Ab batayenge, you will tell the weight stays constant throughout the motion. Air resistance increases with speed. Therefore, resultant force decreases. As resultant force and acceleration, they are directly proportional. So the acceleration decreases, and as acceleration is slope, therefore slope decreases. Okay? And finally, it reaches the terminal velocity when the forces are balanced. You shouldn't talk about upthrust. Upthrust in liquid is considerable, but upthrust in gases is negligible. तो उसकी जरूरत नहीं है. Use your graph to determine the speed of the stone when the resultant force is 0. When the resultant force is 0, it is moving with terminal velocity, uniform velocity.
तो finally it gets uniform velocity किधर है? Here. This is यहाँ पे. I'm unable to mark the straight line. So what is this? This is approximately, you know. So this is 30. This is 35, 36. It is 36 meter per second. 36 meter per second. The resultant velocity is 36 meter per second. Use your figure 2.1 to calculate the approximate height to which the stone fallen between T0 to T30. Approximately height. Height or distance is area under the curve. But this is not the proper shape. This is curved. So we have to find area under the curve. So I should erase all the, सब मिटाना पड़ेगा. Where eraser? Now we have to find the area. जी बेटा, area कैसे calculate करते हैं? So we'll count the number of boxes under the graph. We draw the line, you know, new line लगा रहा हूँ. 1. इस तरह lines लगा दें. And so on. It's difficult to draw the straight line. जी. We'll mark the lines. Lines लगानी. Similarly, vertical one. I should change the color. Okay जी. ये वाला जी सही है. So I'm making line. Then I'll count the number of complete boxes. Then I'll count the number of half boxes or partial. Oh, straight line. How will I write the straight line? You know, you should use the scale. So it doesn't matter कि line टेढ़ी भी हो जाए. What are the number of complete boxes in the graph? Complete boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 almost completed. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and almost 59 हो गए यहाँ पे. Okay, now you can see this. अब यहाँ तक 69 boxes आ गए. Complete boxes. Now we'll count the half one. Complete boxes आ गए. अब हम काउंट करते हैं हाफ जो मिलके एक बन जाएंगे. Change the color. You know, this one plus this one. 70 हो गए. 70. 70. अब this plus this 71. This and this 72 almost. This and this 73. ऐसी approximately चलेगी. 73. अच्छा, this part and this part and this part 74. यहाँ तक 74 हो गए. हमने काउंट कर लिया था ना. This is counted or not? I didn't mark. This is 75. 75 or this plus this plus this plus this plus this. 76 boxes, almost 76 boxes. 76 boxes. आप जरा accurately check करेंगे यहाँ पे line भी. Now find the area of one box. What is the area of one box? So this is 2.5 and this is 5. Area of one box. Area of one box. कितने हैं जी? Length into breadth. 2.5
into 5, ये हो जाएगा 12.5. हाँ, the area of one box is, what is this? 12.5. अच्छा, now total area कितना हो जाएगा? What is total area? Total area is 12.5 multiplied by 76 boxes. इसको multiply करेंगे, 12.5 multiplied by 76. So calculator कहाँ पर है? Wait a second, please. I'm searching for the calculator. 12.5 multiplied by 76, 950. Approximately, the answer is total area is 950 meters. अपने मार्किंग स्कीम देखते हैं तो गलत हो सकता है बिकॉज हमने एक्चुअल काउंट नहीं किया. मेथड यही है, दिस इज द मेथड. वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, देन मल्टीप्लाई, टेक द एरिया ऑफ वन बॉक्स एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉक्सेस. सो मार्किंग स्कीम क्या कहती है? The height is 950 meters. You know, accurate answer आया है. The height is 950 meters. Area in the curve, the height is 950 meters. ठीक है, गुड यार. शेप एक्सप्लेन कर दी, हाइट बता दी, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया. डन. On figure 2.2, sketch the variation with time t of the acceleration of the stone. अब acceleration of the stone का यहाँ पे ग्राफ बनाना है. Now I'm making it on the same velocity वाली साइड पे बना रहा हूँ मैं, इस पे ताकि कंपेयर कर सकें. अब इस पे मुझे सब कुछ इरेज करना पड़ेगा. I have to erase everything. ऑप्शन है जिसमें I can erase everything. ओके, चलिए ये यूज करना. You know, इतना भी erase हो रहा है. This was velocity time graph and we have to make the acceleration time graph. Acceleration time graph बनाना है, ठीक है. So मैं erase कर रहा हूँ सब कुछ. This is velocity time graph and we have to make what? Acceleration time graph. चेक कर लो जरा, यही कह रहा है ना? जी बिल्कुल, acceleration time graph बनाना है. Okay. Initial gradient is maximum. You know, initial यहाँ पे gradient क्या है? Maximum. Or then gradient is decreasing, decreasing, decreasing. Here almost it has achieved terminal velocity. यहाँ पे gradient zero है. यहाँ पे acceleration will be zero. Acceleration zero हो जाएगा. Slope zero है ना? Here the slope is zero. यहाँ पे slope is zero. So the acceleration is zero. Here the acceleration is maximum, so gradient will be maximum. So g will be, suppose ये values तो नहीं है ना अभी. We start from here. Okay. Gradient maximum है, acceleration maximum है. As we move from 0 to 5, the gradient is decreasing. Then decreasing it becomes 0. So positive, it is positive decreasing gradient. So positive decreasing. A का graph यहाँ से शुरू होके it will go till here. The approximate shape will be you like. It's not correct shape. Will not be a straight line like this. तो ये जो ग्राफ बनाया ना मैंने पर्पल से, ये किसका ग्राफ बनाया? ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है. ग्रेडियंट को देखेंगे, द ग्रेडियंट इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम. तो ग्रेडियंट कम हो गया, एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस. एज द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग. तो ये ग्राफ बन जाएगा. नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज. ये हो गया ना कंप्लीट. डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट. मोमेंट क्या होता है? इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. यू नो, फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. आपको नजर आ रहा है, सब कुछ देख सकते हैं डायग्राम में. व्हाट इज हियर? पिवट इज गिवन and there is a pan. These distances are given. There is a spring. Spring में tension will be in upward direction. Tension in the spring. और क्या है जी? Pivot है, distances हैं, pointer.
pointer. Okay, scale pointer. Okay. Figure 3.1 shows a type of balance that is used for measuring the mass. Mass measure करने के लिए balance use करते हैं और यहाँ पे scale reading given है. Scale reading are from 0 to 200 millimeter. Okay. A rigid rod is pivoted about a point 6.2 centimeter from the center. A rigid rod is pivoted about 6.2 centimeter from the center of the pen, which is attached to one end. Okay, ठीक है, नजर आ रहा है ये distance, ये 6.2 है. The object being measured is placed in the center of the pen. यहाँ पे रखते हैं, जिसका भी लोड फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे प्लेस करते हैं, उसका वेट यहाँ से एक्ट करेगा, है ना. अच्छा, आगे क्या कहते हैं? The spring is 1.8 centimeter from the pivot is attached at its other end to a fixed point. The spring obeys Hooke's law over the full range of operation of the balance. The pointer on the other side of the pivot is set against the millimeter scale, which is a distance of 52.6 meter from the pivot. Okay, ये distance 56 है जनाब. When the system is in equilibrium, there is no mass on the pan. The rod is horizontal and the pointer indicates the reading on the scale 86 millimeter. Pointer जो है वो 86 millimeter पे है अभी यहाँ पे. Okay. An object of mass 0.472 kilogram is now placed at the pen. Okay. As the result, the pointer moves to indicate a reading of 123 millimeter on the scale when the system is in equilibrium. Show that the increase in length is approximately 1.3 millimeter. अब तो शो करना है increase in length is 1.2. Pointer 86 से कहाँ पे चला गया? Initially the pointer was 86 and 123. This situation is पहले pointer यहाँ पे था 86 पे. अब ये कहाँ पे चला गया? जहाँ आपने लोड प्लेस किया है ये ऊपर चला गया है. It has moved to 123, I think so. चेक करें जरा. 123. Show that the increase in length of the spring is 1.3. आपने प्रूव करना है कि increase in length of spring. You know, system यूं हो जाएगा ना, ये pointer जब when the pointer is here, तो इस pivot पे you know ये it will go down, नीचे हो चुका होगा. और आपने प्रूव करना है ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी है? 1.3 मिलीमीटर. आपने प्रूव करनी है कि दिस लेंथ इज 1.3 मिलीमीटर. ओके, ये पूछ रहा है. यस जी जनाब. क्या करेंगे? ये कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? 123 माइनस 86. 3 में से 6 गया, 13 माइनस 6 7, और 11 में से 8 गया 3, 37 मिलीमीटर. यू नो, अब अगर शेप बनाए ना इसकी प्रॉपर, इफ यू मेक अ शेप, तो ये क्या बन रही है शेप? इसको देखते हैं जरा. इससे यू नो इफ यू मेक अ शेप तो यूं बन रही है. फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन. तो नहीं, मैंने यहाँ सही नहीं बनाया. एक मिनट, इसको इरेज कर रहा हूँ यार मैं. 37 मिलीमीटर आया नीचे. लेट मी, मैं इसको क्लियर कर दूँ जरा आपसे. ओके. ओके, पहले कहाँ पे था? ये यहाँ पे था. It was 86. Finally, it is here. It is approximately what? 123. What is the difference between them? It is 37 millimeter. Okay, pointer की बस शेप बनाते हैं. Pointer यहाँ पे था. Initially, the initial position of pointer को straight line अगर draw करूँ, I'm unable to draw the straight line here.
मिडल से बना रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, और ये यहाँ पे था पिवट। नाउ अब ये कहाँ पे चला गया, राइट से बना रहा हूँ। I have to draw the straight line from here till here. Yes, that's better. Now this distance हमने measure करना है. You can see this triangle and this triangle, they are similar triangles. देखो ना, ये एंगल तो कॉमन एंगल हो गया, ये कॉमन एंगल है, और जब एंगल कॉमन है, जितना ये साइड नीचे आ रही है उतनी वो साइड ऊपर जा रही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड की रेशियो होती है वो सेम होती है। दे आर सिमिलर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है ए, इस ट्रायंगल का नाम है बी। ओके, इसकी ये साइड कितनी है, व्हाट इज द साइड ऑफ दिस 56.2 एंड दिस इज 18, और ये डिस्टेंस कितना है 37, और ये डिस्टेंस कितना है x। तो व्हेन दे आर सिमिलर ट्रायंगल वी कैन से देयर रेशियो आर सेम, x over 1.8 is equal to x over 1.8 is equal to 37 over 52 point this, 37 over 52.6, तो x is equal to 37 over 1.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेट मी कंफर्म, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं बेटा। 37 multiplied by 1.8, 30, calculate 37, 37 multiplied by 1.8, it gives, or divided by 52.6, 1.266, ऑलमोस्ट 1.3 हो गया ना, तो आंसर कितना आ रहा है 1.266, तो ऑलमोस्ट इट इज 1.3 मिलीमीटर। कैसे सॉल्व किया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, पहले ब्लू वाली पोजीशन, द पॉइंटर की जो स्ट्रेट लाइन है इट वाज एट ब्लू वाली पोजीशन, जब व्हेन यू प्लेस द वेट हियर तो ये नीचे आ जाएगा, व्हेन इट विल कम डाउन तो ये पॉइंट भी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, इट विल बिकम अ सिमिलर ट्राइंगल। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इनकी रेशियो ले ली हमने, साइड्स की रेशियो, तो प्रूव हो गया। Increase in length 1.3 millimeter proved. Calculate the magnitude of movement about the pivot of the weight about the weight, movement about the pivot of the weight of object। आपको मोमेंट निकालना है, कितना वेट रखा था 0.42 kg, पिवट के अबाउट इसका मोमेंट निकालना है, द वेट वाज 0.42 kg। अच्छा जनाब, ओके 0.42 आगे क्या था 472 kg, सर 472 kg, 472 किलोग्राम वेट नीचे एक्ट कर रहा है इसका, और पिवट कितना है 6.2 सेंटीमीटर। यहीं पे लिख देता हूँ, मोमेंट इज इक्वल टू F into perpendicular distance। What is force 0.472, तो वो उसका mass है ना, into 9.81 weight, and what is the distance 6.2 सेंटीमीटर है, तो इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, वेट अ सेकंड प्लीज, .29, आंसर इज 0.29 न्यूटन मीटर, आंसर इज 0.29 न्यूटन मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 0.29 न्यूटन मीटर। अच्छा बेटा आगे कहते हैं, use your answer to determine the increase in tension on the spring due to this, use your answer to determine the increase in tension in the spring, use your answer to determine the increase in tension in the spring। अच्छा, increase in tension in the spring निकालनी है, डायग्राम पे आए, स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे नो, टेंशन इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये टेंशन क्या कर रही है,
ये वाला मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है अबाउट, कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करी थी, क्लॉकवाइज। तो टेंशन इस पे निकालनी है, डिस्टेंस 1.8 है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्या हो जाएगा, टेंशन मल्टीप्लाई बाय 1.8 ओवर 100 मीटर में इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आया था, 0.29, ने किया था सॉल्व 0.29। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो टेंशन आ जाएगी बेटा, द टेंशन विल बी हम्म 16 न्यूटन्स, टेंशन आ जाएगी 16 न्यूटन्स, द टेंशन इज इंक्रीज इन टेंशन ऑब्वियसली 16 न्यूटन्स, increase in tension is 16 newtons. Use the information to answer to determine the spring constant. अब spring constant निकालना है, increase in tension भी पता है आपको, you know F is equal to KE, F कितना है 16, you have to find K, and what is E, 1.3 millimeter था ना, 1.3 into 10 power minus 3, इतना millimeter extend हुआ था, तो K क्या आएगा, 16 इससे divide हो जाएगा, your answer will be 1.2 into 10 power 4, 1.2 into 10 power 4 न्यूटन पर मीटर। तो लेंथी क्वेश्चन था, स्टेटमेंट लेंथी थी, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इट इज एडिंग ऑफ टू और मोर वेव्स एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। सुपरपोजिशन क्या होता है? एडिंग ऑफ, ओवरलैपिंग ऑफ, मीटिंग ऑफ टू वेव्स and resultant displacement is sum of individual displacement. Two waves with intensity I and 4I superpose. The waves have same frequency. Determine in terms of I the maximum possible intensity. Maximum possible intensity कितनी हो सकती है? Okay, I and 4I दो waves हैं, I and 4I. एक वेव ये आ रही है इस डायरेक्शन में, एक वेव ये आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड A होगा और इंटेंसिटी सपोज I है, तो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इस पी पॉइंट पे ओवरलैप करना है, और इसकी इंटेंसिटी 4I है, तो आई नो इसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो डबल होगा इससे, तो यहाँ पे आके एम्पलीट्यूड्स ऐड होंगे, इंटेंसिटी ऐड नहीं करनी आपने। तो व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 3A। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, तो वी नो I1 over A1 square is equal to I2 over A2 square। वैसे तो आपको पता है जब एम्पलीट्यूड A है, when the amplitude is A, the intensity is I, हमने सपोज किया है, तो जब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड दोनों प्लस हो जाएंगे ना, A प्लस A 3A हो जाएगा, तो इंटेंसिटी जब एम्पलीट्यूड विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, द इंटेंसिटी विल बी 9I। मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी विल बी, शुड बी 9I, मुझे कंफर्म करने दो मार्किंग स्कीम से। जी जनाब, तो बच्चों को से लगता है ना कि आई और फॉर आई को प्लस कर देंगे, नहीं बेटा। मुझे ये कैसे पता चला? देखो, वेव की इंटेंसिटी आई है और इसका, तो इसका मैंने सपोज कर लिया इट्स एम्पलीट्यूड इज ए, तो इंटेंसिटी कितनी है आई, तो अब इसका इंटेंसिटी 4 टाइम्स है। इंटेंसिटी 4 टाइम्स कब होती है? जब एम्पलीट्यूड डबल होता है, यू नो। नहीं तो आप इसका एम्पलीट्यूड निकाल लें, यूज द फॉर्मूला I1 over A1 square is equal to I2 over A2 square। यूज द रिलेशन, I1 की जगह I, A1 की जगह A, इसकी जगह पे 4I, और ये x को x सपोज कर लें, स्क्वायर भी है। when you solve it तो x की वैल्यू आ जाएगी 2A। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड 2A है, एक वेव का एम्पलीट्यूड A है तो एक का 2A है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स ऐड होंगे, तो एक का एम्पलीट्यूड A प्लस 2A कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 3A आ जाएगा एम्पलीट्यूड।
जब एम्पलीट्यूड ए है द इंटेंसिटी इज आई, जब एम्पलीट्यूड 3 होगा इंटेंसिटी स्क्वायर होता है ना, इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये 3 टाइम बढ़ेगा तो ये 9 टाइम बढ़ जाएगी। और यूज द रिलेशन I1 कितना है, आई हमने फाइंड आउट, एम्पलीट्यूड कितना है जब ए स्क्वायर है, इंटेंसिटी टू फाइंड आउट करनी है, इसको y सपोज कर लें, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 3a का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, तो y इज इक्वल टू 9i। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा मुश्किल था। आगे कहते हैं coherent light of waves 550 nanometer is incident normally on a double slit of slit separation 0.35। slit separation given है, slit separation क्या होता है a 0.35 मिलीमीटर, वेवलेंथ गिवन है, डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये भी गिवन है। ओके पूछ क्या रहा है आपसे, द स्क्रीन इज पैरेलल टू, determine the distance between centers of adjacent bright fringes, x निकालना है, fringe separation, x is equal to lambda d over a, x is equal to lambda d over a, lambda कितना था 550 I think so, 550 1.2 or 0.35, 550 into 10 power minus 9 into 1.2 over 0.35 मिलीमीटर है ना, into 10 power minus 3, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x 1.9 into 10 power minus 3, 1.9 into 10 power minus 3. The light wavelength 590 nanometer is replaced with a red light of single frequency. Okay. Red light की wavelength होती है almost 700 nanometers. Almost. State and explain the change, if any, in the distance between center of adjacent bright fringes. Obviously, x is equal to lambda d over a. X is proportional to lambda. When lambda increases, the x increases. The separation, the fringe separation will increase. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से होगा रिलेटेड। यस, डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ठीक है जी। A circuit shown 5.1 contains a battery of EMF E, that's an internal resistance small r, variable resistor, and a voltmeter and an ammeter. आपको सर्किट नजर आ रहा है, voltmeter ammeter है। Reading from the 2 meters are taken for different setting of variable resistors. The readings of 2 meters are taken for different setting of variable resistors. Okay, variable resistor को चेंज किया और रीडिंग चेंज की, और उसके बाद ग्राफ बनाया। ओके, ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको? ठीक है जी, नेक्स्ट क्या हुआ इसका? हम explain why V is not constant. Why V is not constant? What is V? Voltmeter reading constant नहीं है, ठीक है? You know, when resistance is changed, total resistance change हो जाती है ना, variable resistor को change करेंगे तो क्या हो जाएगा? The current is changed, I is changed, and since V is equal to IR, therefore voltage is changed. और इसमें some voltages drop across internal resistance. Internal resistance is constant resistance, उसकी resistance constant होती है ना, तो V is equal to IR होता है ना, तो when R is constant तो V is proportional to I, तो when current increases, जब current increase होगा तो यहाँ पे voltage बढ़ती जाएगी, जब current बढ़ेगा, for example इसकी resistance को कम कर रहे हैं, when the resistance decreases the current increases, तो voltage यहाँ पे voltage बढ़ जाएगी, जब इंटरनल वोल्टेज बढ़ जाएगी तो एक्सटर्नल वोल्टेज कम हो जाएगी। तो बैटरी की आप बोल रहे हैं कि बैटरी है सम इंटरनल रेजिस्टेंस
So when current changes, the voltage across internal resistance changes. Therefore, voltmeter reading changes. Voltmeter reading is the terminal potential difference. Marking scheme में क्या लिखा हुआ? Explain why 3 marks के लिए. Let me confirm. Marking scheme क्या कहती है? मैं वो point explain कर देता हूँ आपको. There is potential difference across external resistance. The change in current result in change in potential difference across internal resistance, and V is equal to E minus R, so V changes. तो ये वही बात है बेटा. ये एक चीज हमने जो नहीं की थी वो बताता हूँ. तो आपको पता नहीं ये इक्वेशन होती है. व्हाट इज द इक्वेशन? EMF is equal to terminal potential difference plus IR. तो V किसके इक्वल होता है? E minus IR. तो when voltage when current changes, the voltage changes. तो जब ये टर्म चेंज हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट है, ये टर्म चेंज हो जाएगी तो इट विल चेंज. इट विल चेंज. तो वी हैव टू राइट मोर. हमने ज्यादा लिखना है बेटा. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट. फॉर द फिगर यूज फिगर 5.2 टू डिटरमिन E. E निकालने के लिए आपको ये फिगर यूज करनी है. ओके. यू नो इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द इक्वेशन? EMF इधर ना लिखो, नीचे लिखो, सॉरी. E is equal to V plus IR. जब ये टर्म जीरो हो जाती है तो E किसके इक्वल हो जाता है? V के इक्वल हो जाता है. सो करंट यहाँ पे जीरो है. ये करंट है ना, दिस करंट इज द करंट जीरो है. तो हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, एक्स्ट्रापोलेट करें. यू एक्स्ट्रापोलेट द लाइन, इसको स्ट्रेट पीछे ले जाएं. अब स्ट्रेट बनेगी कैसे मेरे से? स्केल रख के चेक करेंगे. जहां भी कट करेगी तो दिस वोल्टमीटर रीडिंग इज इक्वल टू EMF. अब स्केल स्ट्रेट लाइन करके चेक करेंगे. जहां पे भी ये कट करेगी वाई एक्सिस को, वाई इंटरसेप्ट निकालना है बेसिकली आपने. सो वाई इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू, ये ऑलमोस्ट कितनी आ रही है? 7.4. ठीक है. तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 7.4 आएगी. मैं मार्किंग स्कीम से देख रहा हूँ, ये रीडिंग आ रही है 7.4 वोल्ट. अच्छा, वो क्या कहते हैं नेक्स्ट? द मैक्सिमम करंट दैट कैन the maximum current that the battery can supply. The maximum current that the battery can supply. ये कैसे चेक करेंगे? ग्राफ पे आ गए. मैक्सिमम करंट द बैटरी कैन सप्लाई. तो करंट एक्सेस पे आ जाए, नीचे एक्सटेंड करते हैं उसको स्ट्रेट. ये थोड़ी सी आगे जाएगी तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0.92. यहाँ पे 0.92 स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे. जहां भी कट करेगी तो अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम ये कट करेगी 0.92 एम्पियर. ये मैक्सिमम करंट है. अच्छा जनाब, उसके बाद वो क्या कह रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दिया. इंटरनल रेजिस्टेंस. अब आपको पता है इट्स अ स्ट्रेट लाइन कर्व. तो इस पे क्या अप्लाई करेंगे? y is equal to mx plus c. Whenever we have straight line curve, we apply y is equal to mx plus c. इस पे अप्लाई करेंगे y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. y एक्सिस पे क्या है? v. m स्लोप होता है. x एक्सिस पे क्या है? करंट. और ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट. अब कौन सी ऐसी इक्वेशन है, विच इक्वेशन, जिसमें ये टर्म्स इन्वॉल्व हैं? तो अब हमें पता है हमारी इक्वेशन क्या थी? E इज इक्वल टू V प्लस IR. यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाओ. तो V इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E. नो कंपेयर देम. अब इनको कंपेयर करें. ये V की जगह V आ रहा है. स्लोप की जगह पे क्या आ रहा है? स्लोप की जगह पे पहले एक और इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ. V इज इक्वल टू माइनस R ब्रैकेट के अंदर I प्लस E. आई रीराइट द इक्वेशन. इसी फॉर्म में ले आया ना. V के नीचे V आ गया, I के नीचे R I आ गया. स्लोप किसके इक्वल है? माइनस R के. तो इस ग्राफ की जो ग्रेडियंट निकालेंगे वो माइनस R से इक्वेट कर देंगे. तो हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं इसका. ऊपरली चीजें मैं इरेज कर दूं जरा. अच्छा, ग्रेडियंट आ जाएगा ना, इन पॉइंट से आ जाएगा. मैक्सिमम वैल्यूज को यूज कर लेते हैं ना आप. ओके.
मैक्सिमम वैल्यूज यूज कर लेते हैं। तो मुझे इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है। स्लोप, स्लोप क्या होती है? राइज ओवर रन। तो क्या थी ये वैल्यू? ये मैक्सिमम कितनी थी? 7.4, और ये 0 है ना, ये -7.4 ऊपर से नीचे आ रहा है ना। 7.4 डिवाइडेड बाय ये कितना था? 0.92, 0.92। तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, लेट मी कंफर्म। ग्रेडियंट देना है बेटा। जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगी, सबसे पहले देखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो नहीं लग रहा। तो ये आ रहा है 8 ohms, -8 ohms आ रहे हैं, -8 आ रहा है। अब स्लोप इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -r, तो r इज इक्वल टू 8 ohms, r इज इक्वल टू 8 ohms आ गया आंसर। ठीक है, ओके। आगे कहते हैं on figure 5.2 sketch a line to show the possible variation of I or V for a battery with a lower EMF and the lower internal resistance. Lower EMF and lower internal resistance. Your line should extend over at least same range of current and original line. जिसका EMF भी कम होगा और internal resistance भी कम होगी। उसके ग्राफ कैसा बनेगा? ओके, EMF कम होगा तो y इंटरसेप्ट जो है ना, y इंटरसेप्ट, इसको किस कलर से बनाते हैं? आई शुड यूज ग्रीन, ग्रीन कलर। तो ये कम होगा, और उसका स्लोप किसके इक्वल है? -r के ना। व्हेन स्लोप विल डिक्रीज, तो ये भी कम होगा, ग्रेडियंट भी कम होगा। तो लाइन नीचे से शुरू होगी एंड इट विल हैव लेस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कम होगा, तो यूं करके यूं करके यूं करके यूं बना देंगे आप लाइन, लेस ग्रेडियंट से लाइन बना देंगे। ग्रीन वाली लाइन बना सकते हैं, ऐसे भी चलेगी, और यहाँ पे भी बना सकते हैं, यू नो, इधर से शुरू करेंगे और यू कैन मेक लाइक दिस। कोई भी लाइन बन सकती है विद लेस ग्रेडियंट, ईएमएफ भी कम है और ग्रेडियंट भी कम है, तो वाई इंटरसेप्ट भी कम होगा और ग्रेडियंट भी कम होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गई। आपको पता है ये मोस्टली तो रट्टा होती है। हाँ जी, अब क्वार्क पोजीशन बतानी है। प्रोटॉन में कितनी होती है? यू यू डी, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क, अप अप डाउन। और न्यूट्रॉन में कितनी होती है? डी डी यू। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, तो कितने हो जाएंगे जी? ये हो जाएगी, इनको ऐड कर लो ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 2 से मल्टी, दो, 2 प्रोटॉन तो कितने हो जाएंगे जनाब? तो अल्फा पार्टिकल में क्या है? 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, 2 2 मल्टीप्लाई बाय यू यू डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय डी टी यू। तो 2 2 4 और 2 6, 6 अप क्वार्क, और डाउन भी कितने हो जाएंगे? 6 डाउन क्वार्क, 6 अप एंड 6 डाउन, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। In an alpha scattering particle scattering experiment, alpha particle scattering experiment, the alpha particle were directed at a thin gold foil. State what may be inferred. The observation that most alpha particle pass through the coil. कि एटम जो है वो बहुत छोटा है, उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एटम अंदर से खाली है, most of the atomic part is empty, और nucleus is very small as compared to size of an atom. ठीक है, the observation that some alpha particle is scattering to an angle greater than 90, ये आपको नोट्स में लिखा है। greater than 90 क्यों घूमे? कि nucleus is very dense and positively charged, nucleus is very dense, all the mass, and it is positively charged. Next part, a proton and alpha particle are moving in the same electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ, बनाना, और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं जा रही है, स्ट्रेट क्यों नहीं पर जी। अब इसमें क्या पड़ा हुआ है? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पड़ा हुआ है और प्रोटॉन पड़ा हुआ है। अल्फा पार्टिकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और प्रोटॉन एक्सेलरेशन की रेशियो निकालनी है। ओके, एक्सेलरेशन होता है फोर्स ओवर, अलग से देखते हैं। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? एफ ओवर एम। एफ किसके इक्वल होता है? क्यू ई।
ओवर एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोटॉन के चार्ज ऑन प्रोटॉन, दिस mass of proton divided by charge on alpha particle, electric field strength, mass of alpha particle. अब ये ई से कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन ओवर mass of proton मल्टीप्लाई बाय mass of alpha ओवर चार्ज ऑफ अल्फा। वैल्यू डाल दें, चार्ज ऑन प्रोटॉन ई होता है ना, mass of proton unified, one unified atomic mass, mass of alpha 4 unified atomic mass, चार्ज ऑन अल्फा 2 टाइम्स ई, ई से कैंसिल हो गया, यू से कैंसिल हो गया, 4/2, तो ये हो जाएगा 2। द आंसर इज 2। ठीक है जी। सो आई थिंक हमने खत्म कर लिया कि अभी रहता है कुछ, आमतौर पर लास्ट क्वेश्चन ही होता है। यस वी हैव डन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।